हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपीएसएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे इसके पीआईक्यूज़ देखेंगे। ये वीडियो जो है लेखपाल और लोअर पीसीएस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के पीआईक्यूज़ देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे है भारत में यूरोपियों का आगमन, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे है अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है। अगुआड़ा फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। सो इट्स लोकेटेड इन द गोवा। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो अगवाड़ा किला गोवा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा मंडोवी नदी के किनारे किया गया था। मंडोवी नदी भी कहाँ पे है? गोवा में है, ठीक है। इसे मराठा तथा डच आक्रमणों से बचाने के लिए किया गया था। अगेन है भारत में BOC वेरी निगेट ऑस्टिन दिस कंपेनगी का गठन लेखन में किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है डच के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये जो है डच के द्वारा किया गया था। तो भारत में BOC का गठन 1602 में डचों द्वारा किया गया था। 1605 में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। तो मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कपास, अफीम, नील, रेशम, चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएं थी जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत की किस राज्य में या किन प्रदेश में स्थित है? यह जो है पश्चिम बंगाल में है बंदेल चर्च, ठीक है। बंदेल बंगाल से याद कर लेना है। तो यहाँ पे है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 में की गई थी। यह भारत की सबसे पुरानी चर्चों में से एक है। इस चर्च को द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स। अगेन वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के किस स्थान पर स्थित है? यह जो है कोच्चि केरल में स्थित है। तो वास्को डी गामा, ठीक है, तो ये बताना चाहिए। वास्को डी गामा मकबरा भारत के जो है कोच्चि केरल में स्थित है। यह पुर्तगाल का नाविक था जिसने 20 मई 1498 ईस्वी के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वर्ष ... में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1612। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पे स्वाली का युद्ध 1662 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। अगेन वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ... वर्ष में भारत की समुद्री खोज की थी। तो उसने कब करा था? तो ये 1498 में करा था, ठीक है। अगेन यहाँ पे है दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का परास्त किया था? तो किसने करा था? मार्तंड वर्मा ने, ठीक है। अगेन यहाँ पे है अनिंजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने 1771 ईस्वी में कोलाचोल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिम देशों के तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। अगेन है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने का विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में, 1806 में। तो यहाँ पे वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 ईस्वी को मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर जिले पर कब्जा कर लिया था, परंतु विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो है 1809 में, ठीक है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये 1809 था। अगेन है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। इस संधि पर मेटकॉफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। संधि की शर्तों के अनुसार सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। सतलज के पूर्व के राज्य और अंग्रेजों के पास चले गए थे। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। ये कितना हुई थी? 26 लाख, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। ये याद रखना। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर
1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। तो ये भी इन सब का नाम पता होना चाहिए। ये जो है कौन कौन थे यहाँ पे थे, नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेज प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? यहाँ पे जो है मछलीपट्टनम जो है ये पुर्तगाली निवेश नहीं था, बाकी बम्बई, हुगली, चौल ये सब थे। ठीक है, यहाँ पे मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था, जबकि अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश थे। जैसे यहाँ पे था दीव था, दमन था, बेसिन था, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबो, गैलो, सताया, नागपट्टनम आदि। अगेन भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? किसने कराया था? पुर्तगालियों ने कराया था। ठीक है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो ये पुर्तगालियों ने कराया था। अगेन भारत कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण पुर्तगालियों का ही देन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम याद रखना है। भारत में तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल एंड शरीफा इत्यादि का जो है पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। आगे ने पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो ये 1616 में किया था डेनिश कंपनी ने। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर ने एक चार्टर के माध्यम से 17 मार्च 1616 ईस्वी को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने अपना परिचालन वर्ष 1616 में प्रारंभ किया। इसके उपरांत तमिलनाडु के ट्रांकेबार में 1620 ईस्वी में कंपनी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में 1676 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1845 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। तो ये भी हम यहाँ पे बताना चाहिए, 1845 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियाँ किसको बेची हैं? ब्रिटिश को बेची हैं। ठीक है, तो उसमें ब्रिटिश पावरफुल हो ही चुका था। आगे ने बक्सर के युद्ध के बाद डॉट के नवाब ने इलाहाबाद और कढ़ा के मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे क्या आता था? बनारस, बहावल, भोपाल, अवध। तो आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे अवध हो जाएगा। यहाँ पे बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए जाएंगे। कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी एंड मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। तो यहाँ पे कहाँ का? बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा की दीवानी जो है कंपनी को प्रदान करेगा। आगे वास्को डी गामा किस बार कालीकट में उतरा? तो ये जो है 1448। ठीक है, तो यहाँ पे 17 मई 1448 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग द्वारा अब्दुल मजीद नवाब गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तमांसा अंतरीप को पार करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन नागरिक था। यहाँ पे अब्दुल मजीद इसका नागरिक था। मराठा साम्राज्य की बात करें आगे पे, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? यहाँ पे जो है मराठा का नियंत्रण था। ठीक है, अगर यहाँ पे है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने के पहले मराठों का सत्ता था। मराठों का अंग्रेजों ने 88 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा आसपास के समूचे क्षेत्र को अधिकार कर लिया था। ज्ञात हो कि आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने करी थी। ठीक है, अगेन यहाँ पे है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिनके पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारी की सेवा की थी। कि ये कौन था? ये चित्पावन ब्राह्मण था। ठीक है, तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई थी, जो कि चित्पावन क्या थे? ब्राह्मण थे। चित्पावन ब्राह्मण थे। मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा बालीजाऊ विश्वनाथ थे। इन्हीं के शासन काल से यह पद वंशानुगत हो गया और एक ही परिवार के हाथों में सत्ता बनी रही। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से मराठा प्रमुखों को उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान कीजिए। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, यहाँ पे भोंसले। तो यहाँ पे जो है इसको मिलाना था। तो सिंधिया किनसे रिलेटेड थे? सिंधिया थे उज्जैन से रिलेटेड, होलकर थे इंदौर से रिलेटेड एंड गायकवाड़ जो है यहाँ पे बड़ौदा से थे एंड भोंसले जो है यहाँ पे
नागपुर से थे। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन कैन बी रिपीट। तो यहाँ पे है सिंधिया हो गया, उज्जैन हो गया, होलकर हो गया इंदौर, गायकवाड़ हो गया यहाँ पे बड़ौदा, भोसले हो गया यहाँ पे नागपुर। नेक्स्ट यहाँ पे शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावित शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक ही परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, पूना, पुणे, ठीक है। आगे यहाँ पे लेकिन उसे किस सेना की ताकत, छापमार रणनीति, गुरिल्ला रणनीति थी? यहाँ पे क्या होगा? मराठा। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत, छापामार रणनीति थी? यहाँ पे क्या हो गया आंसर आपका? मराठा होगा, ठीक है। छापामार गुरिल्ला रणनीति मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफ़ी प्रयोग किया था। नेक्स्ट यहाँ पे किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो ये जो है शिवाजी के टाइम पे पाया गया था, ठीक है। शिवाजी के टाइम पे पाया गया था, प्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। किसके टाइम पे? शिवाजी के। मराठा शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों अथवा मंत्रियों का समूह था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये 8 प्रधान निम्नलिखित थे। यहाँ पे पेशवा अथवा प्रधानमंत्री, आमत्य अथवा मजुमदार, मंत्री अथवा वाकिया नवीस, सचिव अथवा सुरविनीस या चिटनीस, सुमंत अथवा दवीर, सेनापति अथवा सर ए नौबात, एंड पंडित राव एंड न्यायाधीश। वास्तव में यह एक मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह कार्य नहीं करता था, बल्कि प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान और शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था। वह उनसे पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह पाने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, मानने के लिए बाध्य नहीं थे। निम्नलिखित कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्नलिखित कौन सा? यहाँ पे तुकाराम है, नामदेव है, चैतन्य है, शंकराचार्य। शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो यहाँ पे जो है आपको कौन मिलेगा? यहाँ पे आंसर जो है ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो ना, तुकाराम। शंकराचार्य का अगर देखें तो ये 788 से 820 में संपूर्ण भारत में ये अद्वैतवाद के मत के लिए जाने जाते हैं। चैतन्य जो बंगाल में थे, ये वैष्णव मत के लिए जाने जाते हैं। तुकाराम जो है ये महाराष्ट्र से ये वारकरी मत के लिए जानते हैं। एंड नामदेव जो है महाराष्ट्र से, ये निर्गुण मत के लिए जाने जाते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था? तो ये औरंगजेब के बीच मतलब औरंगजेब के टाइम पे किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो ये औरंगजेब। 1657 में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब को पहली बार मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर तथा चुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा था। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे मैसूर, पंजाब जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट थे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए। अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गाँवों को मिलाकर किया गया था, लेकिन कौन सा गाँव उन गाँवों में से एक नहीं था? तो यहाँ पे जो है कौन नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे बिठूर नहीं था। बाकी यहाँ पे सीमा, मऊ, कुरुस्वाम एंड पटकापुरा ये सब थे, ठीक है। कानपुर का गठन अवध के शासन के अंतिम चरण में कई गांवों को मिलाकर किया गया था। इन गांवों को सीमा, मऊ, कुरुस्वाम एंड पटकापुरा एंड जूही गांव शामिल थे, जबकि बिठूर इसमें से शामिल नहीं था। कानपुर का नाम कानपुर था। तो ये भी बताओ चाहिए। भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो यहाँ पे जो है अवध था, ठीक है। अब भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? किस पे था? अवध। भारत के अवध राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। इन्होंने वर्ष 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इसका शासनकाल उसने व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध था। अगेन यहाँ पे है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निज़ाम टीपू सुल्तान और निखिल में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्तक्षेप किए गए थे? फिर यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात 1792 में हुई थी। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान अपने दो पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया और 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में दिया। जो 3 मित्रों अंग्रेज निजाम मराठा में बराबर मार दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निकलने से किस राजा से हुआ था? तो यहाँ पे जो है गंगाधर राव से हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 ईस्वी में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी वाराणसी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये जो है प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था।
सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये जो है प्लासी के युद्ध में। तो यहाँ पे अगर बात करें प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 में हुआ था। वानडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। मीर कासिम यहाँ पे शुजाउद्दौला, ये सिराजुद्दौला था, ये शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। फ्रांसीसी अंग्रेजों के विरुद्ध ये हुआ था वानडीवास का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, लेकिन किस स्थान से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ये जो है मैसूर। टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेजों द्वारा युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में शहीद हो गया था। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। यह मैसूर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो वो जो है कहाँ का शासन का? मैसूर का शासक था। ठीक है, टीपू सुल्तान फतेह अली टीपू हैदर अली का पुत्र तथा मैसूर का शासक था। अंग्रेजों युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान और मैसूर का शासक बन गया, जो अपने पिता की भांति योग्यता प्रकरण में था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत के उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान ने मांगा था। ठीक है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ देने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी से मदद मांगी थी। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का बेच लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई अंग्रेजों ने किसने पराजित करा था? यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1752 ईस्वी में हुई थी। इस संधि में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपने राज्य का आधा भूक्षेत्र तथा उनके साथ ही मराठा निजाम को भी कुछ भाग देने पड़े। अंग्रेजों ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए की तुरंत धनराशि न दे पाने के कारण अंग्रेजों ने कर्नवालिस इनके 2 पुत्रों को बंधक बनाया। जो अंग्रेज था वो तो मतलब कर्नवालिस ने इनके 2 पुत्रों को बनाया। 17 आंग्ल मैसूर चतुर युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो गया तथा वांडियार वंश के बाला कृष्ण राज को राजा बनाया गया। उस पर लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि थोप दी थी। अगर निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खां जो है प्रथम नवाब था। ठीक है, अवध का प्रथम नवाब सादत खां और अंतिम नवाब कौन था? नवाज वाजिद अली शाह। अगेन इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? यह जो है प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला को कब हराया था? 1757 के प्लासी के युद्ध में जो है हराया था। यहाँ पे प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला तथा अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण अंग्रेजों ने पराजित हुआ था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया था। बाद में अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अगेन प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो है कब लड़ा गया था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और डॉट के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये जो है सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट, यहाँ पे अंग्रेजों तथा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ। यहाँ पे होगा कि ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचान की गई प्रमुख कमियों में से क्या थी, जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुए? तो यहाँ पे क्या था कि वीक लीगल फ्रेमवर्क एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कमजोर कानून ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधि, ये जो है इसमें कमियाँ पाई गई थी। ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचान की गई प्रमुख कमियों में से एक कमजोर कानून ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व थे, जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुआ। 1882 ईस्वी में लॉर्ड एपर्ट ने स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को पेश किया, लेकिन ये व्यापक नहीं था और सभी स्तरों पर लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गैगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? किसमें की गई थी? कोलकाता में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गैगर द्वारा पहली भारतीय सूती की स्थापना की गई थी? किसमें किया गया था? कोलकाता में। ठीक है, वर्ष 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गैगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी, किंतु बाद की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में बम्बई में कवासजी नानाबाई डाबर द्वारा की गई थी। आगे डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। यहाँ पे जो है राज्य में अवध के माध्यम से, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी किस के लिए चर्चित रहा हुआ? उसकी हड़प नीति थी। 1856 में अवध का विलय जेम्स आउस्ट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लिया गया था। उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। तो ये किसकी रिपोर्ट थी? यहाँ पे जेम्स आउस्ट्रम की रिपोर्ट थी, जेम्स आउस्ट्रम।
नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ी को लेकर बड़ी उत्सुकता दिखाई थी। अगेन है ब्रिटिश ने अंग्रेज़ी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। वह औपनिवेशिक शासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो रंग रूप और भारतीय किंतु चिंतन एवं व्यवहार के स्तर पर अंग्रेज हों, के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। अगेन यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो यहाँ पे रेलवे जो है एक महत्वपूर्ण माना जाता है। दिए गए विकल्प में रेलवे द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण भारत में रेलवे से प्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के काल में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ये भी याद रखना 34 किलोमीटर। एंड कब शुरू हुआ था, यहाँ पे 16 अप्रैल 1853 से मतलब 1848 से 1856 के बीच ये लॉर्ड हवेली के मतलब कि टाइम पीरियड था। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया था, तो ये बंगाल और बिहार में अस्थाई मतलब परमानेंट सिस्टम जो है ये नहीं आता। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच वसूलने एक अस्थायी व्यवस्था समझ गया था। इसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकार तथा 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग में इस विस्तृत थी। ये भी हमको याद रखना होगा। 19% पार्ट में जो है ये विस्तृत था। कितना था, 10/11 भाग सरकार तथा 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। ये भी चीज़ हमको बताना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो है 1648 से 1856 ईस्वी में था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अथवा व्याप्तगत सिद्धांत अपनाया, जिसके तहत सतारा प्रथम राज्य, जयपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध का विलय किया। डलहौजी के समय प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में चलाई गई थी। अगेन डॉट में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना के सुधारों की घोषणा की, जिनमें से मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना था। मार्ले मिंटो सिद्धांत ये कब आया था, मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आया था। यहाँ पे 1909 भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के प्रथम निर्वाचक एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके परिणामस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी। नेक्स्ट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी, ये करी थी 1773 में, जब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त किया। 26 जुलाई 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। सर एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और यहाँ पे जो है चेम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइट इसके अन्य न्यायाधीश थे। अगेन है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी, तो ये 1853 से कहाँ से, बम्बई से ठाणे के मध्य। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ से करेक्ट था। बाद में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुआ था, तो ये जो है आपका 1872 में हुआ था। बाद में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुआ था, 1872 में। अगेन भारत में जनगणना की शुरुआत जो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। 2011 में जनगणना भारत में 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 1811 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये भी हमको पता होना चाहिए। तो मतलब 2000 जो ये 26 में हो रहा है, ये कौन सी होगा, ये 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया है, तो यहाँ पे जो है दादा भाई नौरोजी ने करा था। ये चीज़ हमको बताना चाहिए, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। अगेन दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश काल में भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। उन्होंने भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ द कॉमन्स के सदस्य भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसमें सहायक संधि को स्वीकार किया था, यहाँ पे मैसूर था। ठीक है, यहाँ पे जो है लॉर्ड वेजरली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक यहाँ पे हैदराबाद था। उसके बाद कौन था, HMT, हैदराबाद, मैसूर,
और तंजौर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये तीनों याद करने हैं। निम्न में कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे जो है जमींदारी था, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी एंड रैयतवाड़ी। तो यहाँ पे दस्तक नहीं था, यहाँ पे महलवाड़ी था, रैयतवाड़ी था, जमींदारी, ये तीनों थे। जमींदारी, महलवाड़ी एंड रैयतवाड़ी। जमींदारी, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी एंड रैयतवाड़ी। अगेन अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें से भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में प्रचलित पुरानी भू राज्य प्रणाली को जारी रखा, परंतु उसमें कंपनी ने भू राज्य की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व वृद्धियाँ लागू की थी: जमींदारी 1793 में, रैयतवाड़ी 1792 ईस्वी में, महलवाड़ी 1822 ईस्वी में, जबकि दस्तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। अगेन है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को लेकिन किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। शारदा अधिनियम, यहाँ पे जो है शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र जो है 14 वर्ष और लड़कों की जो है 18 होती की थी। इसके बाद जो है लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 18 कर दिया था। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निकुंज किस स्थान पे था? तो ये जो है बॉम्बे, अब बम्बई में लोकेटेड है। अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 में, जिसे आधुनिक 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे किसने लागू करा था? तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने जो है पारित करा था। तो यहाँ पे हिंदू पुनर्विवाह नियम 26 जुलाई 1856, जिसे नियम 1856 भी कहा जाता है, यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम वायसराय था। ये भी जो है अंतिम गवर्नर जनरल और जो है प्रथम वायसराय था। अगेन है 1891 में BM मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम की बालिका का विवाह पर प्रतिबंध लगा गया। अगेन यहाँ पे है 1795 और 1800 के बंगाल विनिमय अधिनियमों के कन्या हत्या को अवैध जो है अवैध घोषित किया गया। तो यहाँ पे है 1795 ईस्वी को 1795 ईस्वी और 1804 में बंगाल विनिमय अधिनियम द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। अगेन है हंटर आयोग के किसके विकास का पर अधिक बल दिया? तो यहाँ पे जो है प्राथमिक शिक्षा पे जो है ये अधिक बल दिया। ठीक है, 1882 में सरकार ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में दिए गए प्रयासों एवं उनकी प्रगति को समीक्षा करना था। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। अगेन भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश शासक को जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय जो है ब्रिटिश शासक को जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के प्रमुख स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रक लाइन किस रूप रेखा बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया था। सो अगेन यहाँ पे है मालवाड़ी प्रणाली कहाँ पे लागू हुई थी? तो ये जो है उत्तर प्रदेश। मालवाड़ी प्रणाली कहाँ पे लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश। मालवाड़ी तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी, जो ब्रिटिश शासन भाग का 30% था। मालवाड़ी व्यवस्था महल तात्पर्य जागीर या गांव से होता था। गांव या महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी। हाल्ट मैकेंजी इसकी जन्मदाता थे। 1819 में प्रतिवेदन में मालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख 1822 में लागू किया गया था। तो जो है इतना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल नेक्स्ट वीडियो में लोग यहाँ पे किसान मजदूर एवं मोमबत्ती आंदोलन देखेंगे।